अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की वीडियो में हम MTH 201 या आपका 301 है, इन दोनों की जो असाइनमेंट है वो सेम ही है, उसका सलूशन डिस्कस करेंगे कि इसमें दो क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है। तो असाइनमेंट स्टार्ट करने से पहले कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है खुद से ही। वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है क्योंकि कुछ मसरूफियत थी, जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिन से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुई चैनल पे। लेकिन आज हम हाज़िर हैं सलूशन लेके। तो इसकी जो सलूशन फ़ाइल है वो भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, अच्छा आपको बताती चलूँ यहाँ पे कि जो शॉर्ट लेक्चर्स और नोट्स मैं बना रही हूँ MTH 301 या 201 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो वो भी लेक्चर 33 तक आज अपलोड हो जाएंगी इंशाल्लाह। उनकी वीडियोस और उनके जो नोट्स हैं PDF फॉर्म में, वो भी आपको मिल जाएंगे उसी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियोस पसंद आएँ तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यूज़ ग्रीन्स थ्योरम टू इवैल्यूएट द लाइन इंटीग्रल। ये आपको एक इंटीग्रल दिया हुआ है जिसमें ये जो सर्कल है ना इंटीग्रेशन के साइन के ऊपर, ये क्या शो करता है कि ये क्लोज्ड रीजन के ऊपर इंटीग्रल को शो करता है। यानी आपका रीजन क्लोज्ड, अगर जैसे सर्कल है वो क्लोज्ड होता है, एक स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ये क्लोज्ड होती हैं सर्फेसेस। तो ऐसी जो रीजन्स हों जो क्लोज्ड हों और उनका अपने इंटीग्रल फाइंड करना हो, तो उसके ऊपर हम ये सर्कल के साथ इंटीग्रेशन का साइन लगाते होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम पहले तो हमें पता होना चाहिए यूज़ कब होता है, ठीक है। तो जो भी इंटीग्रल आपको दिया हुआ होता है ना, इसमें जो dx के साथ वैल्यू होती है वो होती है p की, और जो dy के साथ वैल्यू होती है वो q की वैल्यू होती है। ये लेक्चर्स में भी आपने अगर सुने हैं लेक्चर्स तो आपको पता होगा कि dx का जो साथ एक्सप्रेशन होता है वो p होता है और dy के साथ q होता है। और p और q का अगर आप डेरिवेटिव लें, यानी p dx के साथ है ना, तो उसका डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो q है वो dy के साथ होता है, उसका आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू q। और अगर उन दोनों के आंसर सेम नहीं आते तो फिर हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर सेम आते हैं तो फिर हम ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ जो हमने यहाँ पे देखनी है वो तो ये कि p और q के डेरिवेटिव्स लें, पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो पहले देखें कि वो क्या इक्वल आते हैं या नहीं आते। तो इंटीग्रल हमने लिखा, उसको मैंने अरेंज कर लिया है, x वाली वैल्यू पहले लिख ली है और जो y वाली वैल्यू है वो बाद में लिख लिया है। अब यहाँ से जो dx का कोएफिशिएंट होता है वो p होता है, तो p हमने यहाँ पे लिख लिया। अब p क्योंकि dx के साथ है तो इसका हमने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू y, और जो q है वो क्योंकि dy के साथ है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव हम लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो p का विद रिस्पेक्ट टू y हम यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे, माइनस तो एज इट इज़, और विद रिस्पेक्ट टू y लेना है तो y का डेरिवेटिव 1 होता है, साथ में x² कांस्टेंट है, तो x² 1 से मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा, और ये क्योंकि सिर्फ कांस्टेंट है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव हमने p का लिया विद रिस्पेक्ट टू y। अब q का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो 7y², ये तो कांस्टेंट नंबर है, पूरा 0 हो जाएगा। x का डेरिवेटिव 1 होता है, -6 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -6। अब देखें दोनों के आंसर सेम नहीं हैं, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि क्योंकि दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स इक्वल नहीं हैं, इसलिए हम यहाँ पे ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करते हैं। और ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख दी है कि क्लोज रीजन के ऊपर जब आप इंटीग्रल लेते हैं p dx प्लस q dy का, तो वो इक्वल होता है माइनस डबल इंटीग्रल p का जो आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू y एंड q का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, साथ में dx dy। अब यहाँ पे जो p का हमने डेरिवेटिव लिया था वो आया था -x², वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और फिर हमने q का जो डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x वो -6 था, तो वो यहाँ पे पुट कर दिया। अब ये फार्मूले का माइनस और ये अंदर वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, बाहर dx dy एज इट इज़। अब आपने लिमिट्स लगा देनी है साथ में। लिमिट्स क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो y की तो आपको गिवन है कि y -1 से 4 - x तक है, लोअर लिमिट -1 है और ऊपर 4 - x है। और जो x की लिमिट्स हैं वो आपको कहा गया है कि आपने ग्राफ से देखनी है, ठीक है। तो ग्राफ हम अपना देखते हैं, ये जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें x की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है। ये x का एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। तो अब देखें जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो इधर पहली वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू -1 हुई, और इधर पहली वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यूज़ यानी -1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रही हैं, 1 तक जा रही हैं। ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स में भी अगर आप देखें तो यहाँ x की वैल्यू -1 है और यहाँ 1 है, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि x की जो लिमिट्स होंगी वो -1 से 1 तक होंगी, ठीक है। -1 से 1 तक हमने x की लिमिट्स पुट की और अंदर हमने y की लिमिट्स पुट कर दी, साथ में फंक्शन है हमारा, और ऑर्डर हमने चेंज कर दिया। पहले dx dy लिखा हुआ था ना, तो उसको dy dx कर लिया। जब भी आप ऑर्डर चेंज करते हैं तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये हमने ऐसा क्यों किया,
क्योंकि देखें x जो y का लिमिट्स हैं y की, उसके अंदर x का फंक्शन आ रहा है, तो पहले हमें y को इंटीग्रेट करना चाहिए ताकि बाद में जब हम x की वैल्यूज़ पुट करें तो हमारा कांस्टेंट आंसर है। अगर हम पहले x को इंटीग्रेट करेंगे ना और बाद में y को करेंगे तो y के जब लिमिट्स पुट करेंगे तो आंसर में x रह जाएगा, और हमें x नहीं रहना चाहिए, हमारे आंसर के अंदर वो कांस्टेंट नंबर आना चाहिए। तो इसलिए हम पहले dy को इंटीग्रेट करेंगे फिर dx को। अब अंदर देखें जी, y का हमने ले लेना है, y की इंटीग्रेशन कर लेनी है, ठीक है, y विद रिस्पेक्ट टू y इस फंक्शन की। अब x स्क्वायर कांस्टेंट था माइनस एक्स स्क्वायर, वो बाहर वैसे ही आ जाएगा, अंदर 1 बचेगा, तो 1 की इंटीग्रेशन तो y होती है अगर हम विद रिस्पेक्ट टू y उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो। इसी तरह से यहाँ पे 6 कांस्टेंट है और अंदर 1 बचेगा, 1 की इंटीग्रेशन y हो जाएगी, और बाहर हमने लिमिट्स लिख दी y की -1 से 4 x तक। अब जो इंटीग्रल है वो x की लिमिट्स के साथ है और साथ में dx है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे पूरा फंक्शन लिखा और उसमें y की अपर लिमिट पुट कर दी। अपर लिमिट क्या थी हमारे पास 4 x, तो उस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ y आ रहा था वहाँ हमने अपर लिमिट 4 x पुट कर दी। फिर माइनस का साइन लगा के हमने लोअर लिमिट पुट करनी होती है, तो यहाँ पे हम लोअर लिमिट क्योंकि -1 थी तो यहाँ इस y की जगह भी -1 और यहाँ भी -1। अब हमने इसको एवेलुएट कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। -x² 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, -x² x के साथ मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह से 6 4 = 24 एंड 6 -x के साथ होगा तो -6x। फिर -x² को -1 से करेंगे तो x² आ जाएगा, और 6 1 यहाँ पे -6 और बाहर dx। अब ये ब्रैकेट्स जब दोनों ओपन करेंगे और यहाँ पे क्योंकि माइनस है तो अंदर इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, ये -x² हो जाएगा और ये +6 हो जाएगा, और पीछे जो वैल्यूज़ हैं वो एज इट इज़। अब हमारे पास x³ की यहाँ पे एक वैल्यू थी, वो हमने स्टार्ट में लिख दी। फिर x² वाली 2 वैल्यूज़ थी, उन दोनों को हमने ऐड किया तो -5 हो गया। फिर हमने x वाली वैल्यू लिखी और कांस्टेंट वाली भी हमारे पास 2 टर्म्स थी, तो उनको हमने यहाँ पे 30 कर दिया। अब इसको हमने जब ये सिंप्लीफाई हो चुका है तो अब हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। बाहर आप देखें ये जो ग्रीन्स थ्योरम का माइनस है वो एज इट इज़ चलता आ रहा है, उसको हम एंड पे एवेलुएट करेंगे, अभी आपने उसको कुछ नहीं करना है, ठीक है, वो वैसे ही चलता जाएगा। x³ को अब हमने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो पावर में 1 प्लस करें, x 4 हो जाएगा और 4 के साथ डिवाइड कर दें। यहाँ पे 5 एज इट इज़, x² की इंटीग्रेशन x³/3 हो जाएगी, x की इंटीग्रेशन x²/2, और यहाँ पे 30 कॉन्स्टेंट है तो अंदर 1 बचा, 1 की इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो वो x आ जाएगी, ठीक है जी, और बाहर हमने लिमिट्स -1 1 लिख दी। अब पूरा फंक्शन ये आपने लिखा और जहाँ जहाँ पे x आ रहा था वहाँ आपने अपर लिमिट पुट कर दी। उसके बाद माइनस लगा के हमने इस पूरे फंक्शन के अंदर लोअर लिमिट पुट करनी है। लोअर लिमिट हमारी क्योंकि -1 है, और यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे इसको तो देखें 1 की पावर 4 तो 1 हो गया, 5 × 1 की पावर 3 तो वो 5/3 हो गया। इसी तरह से 1 का स्क्वायर लेंगे 1 नहीं आएगा, 6 1 = 6/2 + 30, और माइनस लगा के अब -1 है, इवन पावर हो तो ये जो माइनस होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो सिर्फ +1/4 बचेगा। यहाँ पे ऑड पावर है तो माइनस आएगा, ये माइनस और ये माइनस +5/3 हो जाएगा। इस तरह से ये माइनस ख़त्म हो जाएगा स्क्वायर की वजह से, तो -6/2 एंड -30 आ जाएगा। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लें, जब आप यहाँ से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इस माइनस की वजह से अंदर सारे साइंस आपने चेंज कर देने हैं। अब 1/4 प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, 6/2 ये माइनस का है और ये प्लस का है, ये दोनों भी कट हो गए, तो सिर्फ क्या बचा -5/3 -5/3 दोनों ऐड होंगे तो -10/3 बन जाएगा। इस तरह से ये वाला 30 और प्लस ये 30 इनको ऐड करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम ले लें, 3 आता है ऊपर, -10 + 63 = 180, और ये माइनस कर दें जब इसमें से 10 तो वो 170 बचता है, और क्योंकि ये बाहर वाला माइनस चलता आ रहा है तो आंसर हमारा जो फाइनल होगा वो -170/3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ग्रीन्स थ्योरम को यूज़ करते हुए इसका इंटीग्रल फाइंड कर लिया, एवेलुएट कर लिया उस इंटीग्रल को। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ पार्टिकल विद अ फोर्स फील्ड F अलॉन्ग द कर्व। 2 कर्व्स दी हुई हैं आपको और x की लिमिट्स उन्होंने खुद से ही दे दी हैं आपको, ठीक है। अब जो फंक्शन है ना हमारा वो देखें क्या है, 3x² i की जगह आपने जब इसको जब इंटीग्रल की फॉर्म में लिखना है तो इस i की जगह आप dx लिखेंगे और j की जगह dy लिखेंगे और k की जगह पे आपने dz लिख देना है, ठीक है। ये देखिए जी, मैंने उसको इंटीग्रल की फॉर्म में लिख दिया, और x इसकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स होंगी ना वो x1 और x2 यानी x की वैल्यूज़ होंगी जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने i की जगह dx लिख दिया, ठीक है, इस j की जगह आपने dy लिख दिया और इस k की जगह आपने dz लिख दिया। उसके बाद अब जो हमें लिमिट्स हैं अगर आप गौर करें तो वो सिर्फ x की गिवन है,
ठीक है, और फंक्शन के अंदर तो y और z भी आ रहा है, तो हमें पूरा जो इंटीग्रल है या पूरी जो ये फोर्स की वैल्यू है उस सारी को पहले आपने x की फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हम उसको x के हिसाब से इंटीग्रेट करें, क्योंकि वैल्यूज़ तो सिर्फ हमें x की दी हुई है ना, लिमिट्स तो सिर्फ x की दी हुई हैं, तो आपने इस पूरे फंक्शन को x की फॉर्म में लेकर आना है। ठीक है, तो उसको कैसे लेकर आएंगे, जैसे ये दो आपको जो ऊपर दी हुई थी ना लाइंस, दो कर्व्स की लाइंस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सबसे पहले आपने ये ले लेनी है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहाँ से आप y की वैल्यू निकालें, y जब हम सेपरेट करेंगे तो 4x स्क्वायर के साथ जाके डिवाइड हो जाएगा, और इसको आप इसका डेरिवेटिव ले लें, dy का डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो वो dy बाई dx इज इक्वल टू, क्योंकि x की पावर 2 है तो पावर को हम साइड पे ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो बन जाएगा 2x ओवर 4, और कटिंग करने के बाद x बाई 2 बनेगी वैल्यू। ठीक है, अब dy यहाँ पे जो है हमें dy की साथ जो dx डिवाइड हो रहा है उसको हम इस साइड पे ले आए तो आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी हमने इस dy की वैल्यू निकाल ली। अब हमने dz की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये जो दूसरी हमें कर्व की इक्वेशन दी हुई है 3x क्यूब माइनस 8z, ये हम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने z अब सेपरेट करना है, जब z सेपरेट करना है तो 8 वहाँ जाके 3x क्यूब के साथ डिवाइड हो जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव ले लें विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी जी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब था तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर होगा, तो 3 3 ज़ार 9x स्क्वायर हो गया ओवर 8, और डी एक्स के साथ डी जी के साथ जो डी एक्स डिवाइड हो रहा था उसको वहाँ ले जाके आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपने डी वाई डी जी की वैल्यू निकाल ली है, तो अब आपका जो ओरिजिनल फंक्शन था ना वो आपने लिखा एक दफ़ा। ठीक है, जो हमने ऊपर इंटीग्रल लिखा था उसमें ये जो डी एक्स है वो तो एक्स ही रहेगा, एक्स वाली वैल्यूज़ को नहीं आपने छेड़ना, आपने वाई और जी की जगह पे उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है एक्स वाली, ताकि हमारा पूरा जो इंटीग्रल है वो एक्स की फॉर्म में आ जाए, जी और वाई ख़त्म हो जाए। तो ये जो 2x है वो तो वैसे ही आ गया, इस जी की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है। जी की वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी ना, यहाँ पे अभी ये देखें जी, ये z की वैल्यू 3x क्यूब बाई 8 निकाली थी। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, यहाँ पे z की वैल्यू पुट कर दी 3x क्यूब बाई 8, माइनस y की वैल्यू भी हमने ऊपर निकाली थी x स्क्वायर बाई 4 ये। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, और बाहर डी वाई है तो डी वाई की वैल्यू हमारे पास आई थी x बाई 2 डी एक्स, ऊपर हमने फाइंड की है वो आपने देख लेनी है। ठीक है, साथ में फिर ये z आ गया, इस z की वैल्यू पुट की, और डी जी की वैल्यू हमने क्योंकि निकाली थी 9x स्क्वायर बाई 8 डी एक्स, तो वो पुट कर दी। अब यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, 2x को अंदर 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे 6x 4 बाई 8 आ जाएगा, और माइनस x स्क्वायर बाई 4 एज इट इज़, और बाहर वाली ये सारी टर्म्स हमने वैसे ही लिख दी। अब ये जो x बाई 2 है ये वाला, ये अंदर इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। x बाई 2 को 6 बाई 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 6x 5 बाई 16, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्यूब बाई 8 आ जाएगा, और dx तीनों के साथ आ रहा था वो हमने कॉमन लेके एक दफ़ा लिख लिया, और ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर इन दो तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आई दो हमने वो फ्रैक्शंस लिख ली, और ये 9 3 ज़ार हो जाएगा 27, x पार 3 + 2 5 हो जाएगा ओवर 8 8 ज़ार 64। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब बाहर हमने लिमिट्स जो x1 x2 की थी ना उनकी जगह लिमिट्स पुट कर दी 0 से 2 तक, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब x के हिसाब से इसको इंटीग्रेट कर लें, 3 कांस्टेंट है, और x स्क्वायर की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे x क्यूब बाई 3 आएगा, तो वो 3 और 3 कैंसिल होकर सिर्फ x क्यूब रह गया। यहाँ पे x पार 6 बाई 6, तो 8 के साथ 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x क्यूब की इंटीग्रेशन होगी x 4 बाई 4, और यहाँ पे 8 ऑलरेडी था वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, और x पार 5 है तो वो x पार 6 हो जाएगा, और 6 नीचे डिवाइड भी हो जाएगा, और लिमिट्स हमने साइड पे 0 से 2 तक लिख दी। x क्यूब एज इट इज़ प्लस यहाँ पे 8 6 ज़ार 48 होता है, लेकिन यहाँ पे पहले कटिंग हो रही है 3 2 ज़ार 6, तो x 6 बाई 16 रह जाएगा। यहाँ पे x 4 बाई 32 आ गया, और यहाँ पे भी कटिंग हो रही थी 9 3 ज़ार 27 और 3 9 ज़ार 27 और 3 2 ज़ार 6, तो ऊपर 9x 6 बच गया, नीचे 64 2 ज़ार 128 हो जाएगा। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, पहले अपर लिमिट पुट कर देनी है पूरे फंक्शन के अंदर, यानी जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ वहाँ आपने इसकी अपर लिमिट 2 पुट कर देनी है, और जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, तो ये सारे नंबर 0 हो जाएंगे, तो वो मैंने डायरेक्ट ही 0 लिख दिया। ठीक है, अपर लिमिट पुट करके x का क्यूब था तो 2 का क्यूब लेंगे वो 8 आ जाएगा, x पार 6 है यानी 2 पार 6 वो 64 हो गई, x पार 4 है तो वो 2 पार 4 16 हो जाएगा, और x पार 6 यानी 2 पार 6 वो 64 होगी, 64 9 ज़ार 576। अब यहाँ पे भी कटिंग हो रही है 8 एज इट इज़, 16 4 ज़ार 64 होता है, 16 2 ज़ार 32 होता है, तो 1/2, और इनकी भी कटिंग होती है, तो इनको कट करने के बाद हमारे पास 9/2 आंसर आता है। अब 8 + 4 12 हो गया, माइनस 1/2 प्लस 9/2, इन तीनों का आप एलसीएम ले लें, 24 - 1 + 9 32/2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 16। तो हमने इसको इंटीग्रेट करके आंसर दे दिया 16।
ठीक है जी, उम्मीद है समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसकी जो वर्ड फाइल है, सोल्यूशन फाइल, वो 3-4 घंटे तक या शाम तक अपलोड हो जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन एज़ इट इज़ सबमिट मत करवा दीजिएगा, थोड़ी सी उसमें चेंजिंग्स कर लीजिएगा। और चेंजिंग्स करनी कैसे, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि ये एडिट नहीं हो रही क्योंकि ये मैथ टाइप में बनी हुई है, तो आप इसे MS वर्ड में तो नहीं एडिट कर सकते ना। आपने इस पर यूँ डबल क्लिक करना है, ठीक है। ये मैथ टाइप में ओपन हो गई है अब, ठीक है। ये देखें सामने आपके ओपन हो गई है। इसमें जो भी आपने चेंज, क्योंकि LCM लेने के भी 100 तरीके होते हैं, आपने जो भी अरेंजमेंट्स यहाँ से चेंज करनी है वो करके, आपने जो भी इधर वो करने के बाद आपने क्या करना है, इसको दोबारा से सेलेक्ट करना है, ठीक है। Ctrl+A कर लें, सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद कॉपी या कट, Ctrl+X से कट हो जाएगा, या Ctrl+C करके आप कॉपी कर लें। दोबारा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में जाएं और ये लाइंस जो ब्लर हुई होंगी जिसको आपने एडिट किया है, ठीक है, इसको बैक स्पेस करें, वो ख़त्म हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो लाइंस ख़त्म हुई हैं उसकी जगह वो पेस्ट कर देना Ctrl+V से, जो आपने अभी कॉपी किया है टेक्स्ट, ठीक है। तो वो दोबारा से इस तरह से पेस्ट हो जाता है। तो ये तरीका होता है एडिट करने का। तो इसको एडिट करके ही अपलोड कीजिएगा। सेम आप अपलोड कर देते हैं तो उससे आपके मार्क्स नहीं मिलते हैं आपको, ठीक है, 0 मार्क्स मिलेंगे। और शॉर्ट लेक्चर्स मैं बना रही हूँ इसके, वो भी सीरीज़ इंशाल्लाह फाइनल टर्म तक कंप्लीट हो जाएंगी, तो वो भी लाजमी देखिएगा आप लोग। और नोट्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।